हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है। वो एनसीईआरटी सीरीज़ जिसके अंदर हमने पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कि भारत का जो संविधान है वो किस तरीके से काम करता है, जिसके बारे में हमने अभी तक दो चैप्टर जो हैं उनको रीड किया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, हमने रीड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, कि कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखा, कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में जो कोऑपरेशन है उसको इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाता है, लोगों की जो एस्पिरेशन है उनको यहाँ पे कंप्लीट करने का, फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन सब बातों के बारे में हमने चैप्टर में 1 के अंदर में देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, चैप्टर 2 के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा। ऐसी राइट जो काफ़ी फंडामेंटल हैं, किसी भी पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जिन राइट्स का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन सब राइट्स के बारे में हमने चैप्टर 2 के अंदर में देखा था। हमने वहाँ पे डीपीएसपी के बारे में भी देखा कि कैसे फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल कैसे हैं कि आप उनका अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और हाई कोर्ट के अंदर में अप्रोच कर सकते हो, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के थ्रू यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर में आप अप्रोच कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखा, कैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 के समय आया था, तो उस समय में हमने देखा कि कैसे जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे कुछ ड्यूटीज़ है उनको ऐड किया गया यूएसएसआर की लाइन के अकॉर्डिंग। यूएसएसआर में जैसे ड्यूटीज़ हैं, तो उस तरीके से हम इस कंट्री के निवासी हैं, इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो इस कंट्री के सिटीजन होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे यहाँ का जो नेशनल फ्लैग एंड एंथम है उसको हमको रेस्पेक्ट करना है, हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड फ्रीडम फाइटर हैं जो उनको रेस्पेक्ट करना है, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है। ऐसी हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। एक ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और ऐड किया गया था जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देखा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 बेसिकली इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो यहाँ इलेक्शन की बात की गई है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, क्या ऐसी भी कुछ कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है बट वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट समय में तो स्टूडेंट्स अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें, तो जियो पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे बेसिकली वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है बट वहाँ पे इलेक्शन जो हैं वो रेगुलर वे में आपको वो वहाँ पे कंडक्ट होते हुए दिखाई देंगे। रेदर देन अगर आप डेमोक्रेसीज़ की बात करें, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं वो दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, उन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, क्या हमारे वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन जो सिस्टम है उसके अंदर में समय समय तक जो समय समय अनुसार, मतलब डिमांड ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इलेक्शन सिस्टम के अंदर में रिफॉर्म का होना। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप अपने फैमिली में किसी एल्डर से बात करोगे जो आपसे 20 या 30 साल पुराने हैं, जिन्होंने आपसे ज़्यादा लाइफ देखी है, तो वो आपको बताएंगे कि उनके समय में जो इलेक्शन हुआ करते थे वो बैलेट पेपर से हुआ करते थे। बैलेट पेपर मीन्स जिसको एक कागज़ का एक टुकड़ा होता था जिसके ऊपर सभी लोगों के नाम लिखे होते थे या उनके सिंबल्स लिखे होते थे, और वहाँ पे जो इंक है, इंक की वो जो मोहर है उसको यूज किया जाता था और उसको वहाँ पे जो ठप्पा लगाना बोला जाता था बेसिकली उसको, अगर लोकल हम लैंग्वेज की बात करें। स्टूडेंट्स, उसके बाद में ईवीएम का कॉन्सेप्ट आया और आप देखिए कि 2019 के समय में, 18-19 के समय में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वीवीपैट। वीवीपैट क्या है कि जो वोटर है उसका वोट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको वेरीफाई करने से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको ऐड किया गया था
स्टूडेंट वीवीपैट में क्या होता है, वीवीपैट में बेसिकली आप देखिए कि आप जिसको जिसी भी पर्सन को वोट देते हो, सपोज कीजिए कोई पर्सन है, समवन इज़ देयर, मिस्टर अमरपाल इज़ देयर, अमरपाल को आपने वोट दिया, अमरपाल का कोई सिंबल है यहाँ पे, सपोज कीजिए उसका सिंबल है टेबल एंड द चेयर, तो टेबल एंड चेयर आपको दिखाई देगा। जो वीवीपैट की जो मशीन है वो जो साइड में लगी होती है, जहाँ पे आप जो आपका वोटिंग यहाँ पे बॉक्स होता है वहाँ पे नहीं होती है, उसके जस्ट साइड में लगाई जाती है। जैसे ही आप उसका जो ईवीएम के अंदर में उसका जो बटन है वो प्रेस करोगे तो साइड की जो मशीन है उसके ऊपर दिखाई देगा टेबल एंड चेयर, जो उसका सिंबल है, और जो अमरपाल नाम का जो व्यक्ति है उसका नाम है वो आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से वीवीपैट कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी कि मशीन को हैक किया जाता है, तो उनको वेरीफाई किया गया और आप देखिए कि मोर देन 99% जो है वहाँ पे वीवीपैट है। रैंडम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 2018 के समय में कि इन रैंडम जो वीवीपैट्स हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आप 5 रैंडम वीवीपैट हैं उनको चूज करोगे और उन जो वीवीपैट के अंदर में जो लिस्ट निकली हैं उनको मैच करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लगभग सभी जो है वो मैच हुई हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे एक हम बात करेंगे, एक वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग है कि इतनी लार्जेस्ट लेवल पे हमारे कंट्री के अंदर में वोटिंग है उसको यहाँ पे कंडक्ट कराना, ये गवर्नमेंट का और बेसिकली हम बात करें कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपने इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड एक मूवी थी कुछ साल पहले, एक मूवी आई थी न्यूटन, आई थिंक न्यूटन नाम था मूवी का, राजकुमार राव उसके एक्टर हैं, बॉलीवुड से ही रिलेटेड एक मूवी है इलेक्शन सिस्टम पे। तो स्टूडेंट उसमें कितना ब्यूटीफुल वे में दिखाया गया है कि इलेक्शन कमीशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे एरिया जहाँ पे कोई लोग नहीं हैं या वो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो वोटिंग कास्ट करने के लिए उनके लिए लगाया जाता है, उनके लिए बूथ लगता है। उसी मूवी के अंदर एक बात बोली जाती है कि हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड के अंदर तो एक आदमी के लिए भी वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वो लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इलेक्शन कमीशन की एक सक्सेस स्टोरी है जिसको आप बेसिकली इलेक्शन कमीशन इतने लार्ज लेवल पे, एक पहली बात तो इलेक्शन को कंडक्ट कराना, दूसरी बात कि ऐसे डाइवर्स जोग्राफी है हमारे कंट्री के अंदर में, अर्बन एरियाज़ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना तो काफ़ी इजी है। आप देखिए कि सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है, जो डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, जो डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट कराना, जो इलेक्शन की रिलेटेड जो इलेक्शन पार्टीज़ होती हैं वो वहाँ पे कैसे मूव करती हैं, फिर इलेक्शन को फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट कराना जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, जो बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उन सब के लिए। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर में कम्प्लीटली देखेंगे, सभी पॉइंट्स को यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जिस मूवी का आपको नाम बताए हैं, आपको जब भी समय लगे, आपके समय के अनुसार जब भी आपको फ्री समय हो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ है उस मूवी के अंदर में। आई थिंक उसको नेशनल अवार्ड भी के लिए भी नॉमिनेट हुआ था या नेशनल अवार्ड मिला था उस मूवी को। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आज के इस चैप्टर में, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या मेथड हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने की। अब देखिए कि आप कोई जोग्राफिकली एरिया से बिलोंग करते हो, जो वो एरिया कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता होगा, चाहे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपका एरिया का कोई एमएलए होगा, फिर कोई एमपी भी होगा, एमपी के अंडर में काफ़ी सारे एमएलए होंगे। फिर आप देखिए कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के अंदर में राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। जैसे मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर आप देखिए कि 5 मेंबर हैं राज्यसभा के। अब यहाँ पे आप देखिए कि जोग्राफिकली एरिया डिसाइडेड नहीं है कि कौन से एरिया से हैं 5, वो हरियाणा से राज्यसभा के मेंबरशिप हैं। तो यहाँ पे जो वोटिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है राज्यसभा के अंदर में। इसके बारे में हमने जो राज्यसभा के अंदर जो ओपन बैलेट यूज किया जाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हमने जो जून की जो हमने मंथली करंट अफेयर डिस्कस किए थे
उनके अंदर भी इस बात को हमने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से। आप वहाँ पे भी जाके इनको देख सकते हो। तो यहाँ पे हम मेथड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं हमारे कंट्री में यूज किए जाते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के रिलेटेड। एक तो यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करने के लिए आप देखिए कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनका इलेक्शन होता है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जनता इनसे जवाब मांग सकती है। आप देखिएगा आपका एमएलए है, अगर उसने रोड नहीं बनवाए या कोई काम नहीं किया हेल्थ से रिलेटेड या और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई वर्क नहीं किया, तो आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। हो सकता है वो ना बनवाए सवाल पूछने के बाद, बट एटलीस्ट आप अकाउंटेबल हो, आप सवाल पूछ सकते हो। बट मेंबर ऑफ राज्यसभा जो हैं, या अगर हम बात करें कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल वे में जो पार्टी का जितना स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसको वोट मिल जाते हैं, और वहाँ पे उनका एरिया जो है वो डिसाइड नहीं होता। तो वहाँ पे जो अगर हम बात करें कि बैकडोर एंट्री तो हुआ बट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। बेसिकली राज्यसभा जो क्रिएट किया गया था इंडिया में, यहाँ पे एल्डर पीपल्स को यहाँ पे बैकडोर एंट्री के लिए था, अल्टरनेट हाउस था। बट प्रेजेंट समय में अगर हम राज्यसभा का क्रिटिकली एनालिसिस करें उस हाउस का, तो ये एक बैकडोर एंट्री का रूप में बन चुका है। ऐसे लोग जो इलेक्शन में डिफीट हो जाते हैं फिर उनको राज्यसभा के थ्रू एंट्री दे दी जाती है। अब आप सपोज कीजिए प्रेजेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, हमारे एक्स ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे एस जयशंकर सर। तो अब ऐसे लोग जो हैं जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहे हैं, एक जो डोमेन है, एक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो स्पेशल हैं, उनको उसमें उसके अंदर काफ़ी नॉलेज है। ऐसे लोगों को जब आपको इलेक्शन के अंदर में पॉलिटिक्स के अंदर में लेके आना है तो उन सब के लिए राज्यसभा बना है। बट आपको कई बार ऐसी मीडिया में न्यूज़ सुनने को मिलती हैं कि राज्यसभा की सीट है वो इतने पैसों में बेच दी गई किसी पार्टी के द्वारा। कोई नई नई पार्टियां जब बनती हैं तो उनके द्वारा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि नई पार्टी कॉन्स्टिट्यूट होके बनी है। नई पार्टी कॉन्स्टिट्यूट होके बनी है तो उनको फंडिंग चाहिए पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो काफ़ी बार ऐसी जो सीट्स हैं वो बेच दी जाती हैं। तो ये भी अलग अलग वो प्रोसीजर हैं, वो हमारे इलेक्शन सिस्टम, हमारे बेसिकली हम बात करेंगे चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो बातें जो इलेक्शन मेथड हैं और उनकी क्या लूप होल्स हैं उनके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड हैं इलेक्शन के उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन हमारे कंट्री ने अडोप्टेड किया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये हमारा FPTP जो पोस्ट है वो क्यों हमने चूज किया, क्या रीजन है उसके बिहाइंड में, तो उन सब के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा क्या क्या किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि VVPAT आया, पहले बैलेट पेपर होता था, फिर उसके अंदर बूथ कैप्चरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाया करती थी। काफ़ी ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग होने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा EVM लाया गया जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर हम यहाँ पे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम का जब भी बात आती है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर इसके बारे में जो जानकारी है, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो 5th सेंचुरी के समय में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर में 5वीं शताब्दी के आसपास हमको सुनाई देता है, जिस समय में हमारे यहाँ पे जो राजाशाही है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही थी अशोका के समय में। या आप देखिए कि उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पे जो अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं, गुप्ता एम्पायर बनता है, और उसके ये दो मेजर एम्पायर थे, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। उसके बाद में बेसिकली आपको छोटे छोटे जो डायनेस्टीज़ हैं, छोटे छोटे एरियाज़ की डायनेस्टी, आप देखिए कि राष्ट्रकूट जो थे वो सदर्न इंडिया के कुछ एरिया के अंदर ही थे, कंप्लीटली सदर्न इंडिया के अंदर भी नहीं थे। होंगे तो भी अगर आप देखें कि कोई भी ऐसी डायनेस्टी है उसका रूल रहा है कोई भी एरिया के अंदर में, तो वो हो सकता है कि 10 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे नहीं है कि 100 ईयर या 200 ईयर्स के आसपास वहाँ पे रूल रहा है एक डायनेस्टी का एक कंप्लीट एरिया के अंदर में भी। आप देखें कि सदर्न इंडिया में चोला, चेरा, पांड्या, मतलब वहीं पे ही आपको इतनी सारी डायनेस्टी देखने को मिलती हैं। वेस्टर्न अगर हम पार्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे चालुक्यास देखने को मिलेंगे, आपको गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलेंगे,
उसके बाद में आपको यहाँ पे सोलंकी देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। और उस समय में यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट के जो स्कॉलर्स हैं उनके वहाँ पे 5th सेंचुरी के समय में हमको जो डेमोक्रेसी वर्ड है उसको सुनाई देता है। जो स्टूडेंट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी की सबसे पहले की रूल ऑफ द पीपल इसका मीनिंग होता है। अगर हम इस वर्ड का भी मीनिंग समझें, जो डेमोक्रेसी है, डेमोस और क्रिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हैं, इन दोनों को मैच करके जो बनता है डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन सर जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे, अब्राहम लिंकन सर का एक कोट है, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। जो कॉन्सेप्ट है बाय द पीपल ऑफ द पीपल, जो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो वो डेमोक्रेसी का एक परफेक्टली उसको डिफाइन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहीं पे भी अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम बोलें कि डेमोक्रेसी है, तो उसको हम कैसे वेरीफाई करें, कैसे हम मान लें कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको लेजिटिमेसी दिखाई देगी। व्हाट इज लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी मीन्स द अकाउंटेबिलिटी। आपको वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी दिखाई देगी। आपके जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जो पॉलिटिकली आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा आपको वहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है, जो लेजिटिमेसी है, वो आपको उनके एक्शंस के अंदर में दिखाई देगी। जस्टिस, फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम है अपनी बात कहने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसके अंदर में मीडिया का भी एक पार्ट है जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है कि एक चौथा स्तंभ है और अपनी जो बात है वो अच्छे से कह सकता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो इस तरीके का आपको पावर वहाँ देखने को मिलेगी। ये कुछ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कुछ फ्रेमवर्क हैं, कुछ डेमोक्रेटिक कहीं भी सिस्टम होता है उसके। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में देखा, बट ऐसे कैसे मान लें कि किस तरीके की डेमोक्रेसी है, कोई भी ऐसा एरिया कि वहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरीके की है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बेसिकली उस एरिया के अंदर में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उन्होंने किस तरीके की जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे चूज किया है। जैसे आप देखिए, इंडिया के अंदर हमको जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो नहीं दिखाई देगी। स्टूडेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सभी पीपल्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे डिसीजन लिया जाए, सभी पीपल्स के द्वारा डिसीजन लिया जाए, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करें कि इंडिया ने जिस डेमोक्रेसी को जो चूज किया, वो यहाँ पे जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब इस टाइप की डेमोक्रेसी को इंडिया ने क्यों चूज किया? क्योंकि आप देखिए, लोगों के द्वारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं उनको चूज किया जाता है, और उनको चूज करने के बाद में गवर्नमेंट के पास में पावर आती है। सभी लोग, हमारे जो एमएलए एमपी हैं, वो चुन के हमारे जो हाउसेज हैं लेजिस्लेटिव के, वहाँ पे वो पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो, चाहे आप, अगर हम बात करें कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो गुड़गांव हो, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी 7 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपका जो एमएलए या एमपी है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, और उन लोगों के द्वारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो डिसीजन मेकिंग है, उससे रिलेटेड कानून है वो बनाए जाएंगे। समय समय पे उनको अपना जो एग्ज़ाम है, बेसिकली अगर हम यूज़ करें वर्ड, तो समय समय पे उनको अपना कि उनके होल्डिंग कितना है गवर्नमेंट के ऊपर में, पीपल्स का उनके ऊपर में ट्रस्ट कितना है, तो वो उनको शो करना होता है। तो इस वजह से हर 5 साल के अंदर में इलेक्शन होते हैं। क्या वो लोग सही काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको चूज किया जाता है, पीपल्स के द्वारा। अगर वो सही काम नहीं कर रहे होते हैं तो लोग उनको इलेक्शन के अंदर में डिफीट दिखा देंगे। आप देखिए कि हमारे तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर रही थी, जो उनको आयरन लेडी बोला जाता है, उनको भी डिफीट देखनी पड़ी थी इलेक्शन के अंदर में। तो ये सब हमको डिफरेंट तरीक़ों से हमको देखने को मिलता है। अगर आप गलत काम करते हो तो लोग आपको, जो जनता, बेसिकली जनताना सरकार, जो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, जनता, लोगों की सरकार। जैसे जनताना सरकार जो हम नक्सलाइट एरियाज़ के अंदर में यूज़ किया जाता है ये वर्ड कि कॉमरेड एंड जनताना सरकार, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो लोगों की सरकार देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इसके जो टूल्स हैं उनके बारे में हमने देखा है।
रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, प्लेबिसाइट होता है या रिकॉल होता है, इन सब के बारे में अभी हम देखेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी डेमोक्रेसी, मॉनिटरी डेमोक्रेसी, काफ़ी तरीके के आपको जो डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस हैं डिफरेंट टाइप में डेमोक्रेसी को यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है, इनको बाइफरकेट किया गया है। तो इन सब के बारे में हमारे इतना डिटेल का नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और अपना PSIR आपका ऑप्शनल है तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए जो इनकी एक बुक भी है, OP गोबा इनकी किताब है, तो वहाँ पे आप इन सब के बारे में रीड कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ पे लोगों के द्वारा यहाँ पे बेसिकली हमको पता लगता है कि लोगों के द्वारा यहाँ डिसीजन लिए जाते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में, बाय द पीपल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा यहाँ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से यहाँ पे इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको चूज किया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं चूज किया। अब इलेक्शन सिस्टम क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर में, अगर हम उसकी बात करें तो स्टूडेंट इलेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पे समय समय पे गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है, गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेगुलर वे में जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया जाता है। हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने का। यहाँ पे हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है हमारे यहाँ इंडिया में भी। आप देखिए कि ग्राम सभा में आपको लिटिल बिट जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें जो कुछ एक्टिविटी हैं वो सब देखने को मिलेंगी। किस तरीके से अगर हम बात करें ग्राम सभा के अंदर, आप देखिए कि गांव की एक सभा होती है, सभी 18+ जो मेंबर हैं जिनकी एज वोटिंग देने का अधिकार है, तो वो सभी लोग उसका पार्ट होते हैं। वो सभी लोग उसका हिस्सा होने की वजह से वहाँ पे गांव का जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग का काम है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में, चाहे हम एंशिएंट और मेडिवल के समय की बात करें, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए या लोकल एरिया का ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैं वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किए हैं। आप देखिए कि हमको नाडू जो सिस्टम है, नाडू सिस्टम जो चोलाज के समय था, चोला एम्पायर के समय में, ये सब हमको देखने को मिलता है कि नाडू सिस्टम कैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, उसको वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इलेक्शंस का रेगुलर में होना डेमोक्रेसी के हेल्दी डेमोक्रेसी का एक सिंबल है। मैक्सिमम कंट्रीज़ के द्वारा इलेक्शंस रेगुलर वे में कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो आपको वहाँ पे मल्टी पार्टी रूल है वो देखने को मिलेगा, माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो चाइना जो कंट्री है, चाइना के वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे मल्टी पार्टी नहीं है। तो इलेक्शंस वहाँ भी हो सकते हैं बट वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बन सकता। डेमोक्रेसी में आपको मल्टी पार्टी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं वो देखने को मिलती है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 7 या 8 पार्टी तो हमारे यहाँ पे नेशनल पार्टी हैं। जो नेशनल पार्टी के क्या स्टेटस होते हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है, या उसके अंदर एक डेफिनेशन ये भी है, एक जो क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए, ऐसी कोई स्टेट पार्टी जो 4 स्टेटों के अंदर में स्टेट पार्टी बन जाए तो उसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी पैरामीटर के ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट से एक नेशनल पीपल्स पार्टी है, हमारी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस NCP जो है, तृणमूल कांग्रेस है। इस तरीके की ये जो हमारी पार्टीज़ हैं इनको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उसी क्राइटेरिया के थ्रू मिला है कि मोर देन द 3-4 स्टेट्स वो लोग अपने आप को स्टेट पार्टी बना चुके हैं उन स्टेट्स में। अब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनने के जो क्राइटेरिया हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो एक बार जाके लक्ष्मीकांत में उनको अच्छे से रीड कीजिए कि 2% सीट होनी चाहिए 3 डिफरेंट स्टेट से, 4 आपके MP बनने चाहिए, बट आपको 3 स्टेट्स के अंदर 6% वोट भी मिलना चाहिए।
तो इस तरीके से वो नेशनल पार्टी है, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। दूसरा हमको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि मल्टी पार्टी रूल होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप देखें कि हमारे यहाँ पे सभी को रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रोपोगेशन, हमारे वहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, सभी अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप माइनॉरिटीज़ का जो कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी वो वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानकारी हमको, अगर हम बात करें 25, 26, 27, 28 जो आर्टिकल है, 4 आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड हैं, फिर माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए 29 एंड 30 हैं, तो वो हमारी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखें, हमारे यहाँ पे एक जो सिस्टम है वो चूज़ किया गया है, फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या सिस्टम होता है स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटिंग होती है। जो पर्सन सबसे हाईएस्ट वोट है जो लेता है, उसी पर्सन को यहाँ पे बेसिकली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप इस यहाँ के विनर हो। अब एक दूसरा सिस्टम और होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इजराइल का एग्जाम्पल दिया गया है कि सभी लोग यहाँ पे वोट करेंगे, पार्टी को वोट करेंगे। फिर आप सपोज कीजिए किसी पार्टी को यहाँ पे टोटल जो सीट हैं वो 100% हैं, 100% वोटिंग हुआ। 100% वोटिंग में हमको देखने को मिला कि किसी पार्टी को यहाँ पे 33% है वो वोट मिलता है। अब तो उसको यहाँ पे 33% है, 33% यहाँ पे जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे वो विनर के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं, उन जो कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और अगर हम बात करें कि फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है उसके बीच में डिफरेंस है। हमने भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है इसको चूज किया है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा, और हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सभी स्टेट्स के अंदर में नहीं है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये कुछ ही जगह है। जैसे आप देखिए कि महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर में है। तो ये हमारे कुछ ही एरियाज़ हैं जहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनते हैं। सभी स्टेट्स के अंदर में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इसके बारे में आपको कुछ डाटा हैं वो पता होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनती है स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, और सेकंड बात ये है कि मिनिमम सीट कितनी हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लक्ष्मीकांत से जाके रीड करना या आप गूगल करना कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर में मैक्सिमम सीट, सपोज कीजिए कि आपका जो स्टेट है, आप सपोज कीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हो। हरियाणा के अंदर हमको पता है कि 90 सीट है टोटल, एमएलए की जो सीट है 90 सीट है। तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर लेजिस्लेचर काउंसिल वहाँ बनती है तो वहाँ पे कितने एमएलसी बन सकते हैं, ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि आप पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ सीट हैं वो अलॉट की जाती हैं। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद का जो इलेक्शन सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, तो वो हमने यहाँ पे अडोप्ट किया है। बाकी जगह जो हमने सिस्टम अडोप्ट किया है वो अडोप्ट किया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP जो सिस्टम है उसको हमने अडोप्ट किया है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों जो सिस्टम हैं उसके बीच में अगर कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट, फर्स्ट द पास्ट द पोस्ट है, FPTP जो यहाँ पे सिस्टम है जो हमारे इंडिया में कॉमन वोटर्स के लिए अडोप्टेड किया गया है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। आप देखिए कि अगर हम बात करें किसी भी स्टेट के अंदर में, वहाँ छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं, उनका एक MLA बनता है, उनका एक MP बनता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमको देखने को मिलेगा, जैसे आप देखिए हरियाणा के अंदर में
5 या राज्यसभा की सीट हैं, तो कंप्लीट एरिया के अंदर 5 सीट हैं। तो लार्ज जोग्राफिकल एरिया है उसको कम्प्लीटली यहाँ डिवाइड किया गया है। एंटायर कंट्री में भी ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में यहाँ पे बना दिया जाता है। फिर वहाँ पे जितना उनको पार्टी को वोट मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो पर्सन हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन होगा और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो हमने जो इलेक्शन का सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोली जाता है स्टूडेंट्स, कि लोगों के द्वारा पावर है वोट देने का। अब जिस आदमी को चूज किया गया वो रिप्रेजेंट करता है सभी लोगों को, एमएलए और एमपी के रूप में उनकी जो एरिया को यहाँ रिप्रेजेंट करता है हाउस के अंदर में। तो यहाँ पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्ट फ्रॉम द वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वोटर्स वोट्स फॉर द पार्टी के लिए वोट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पे कैंडिडेट के लिए वोट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम के अंदर में जो फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर है। पार्टी को फिर उसके बाद में वोट मिलता है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट बी गेट मेजोरिटी 50% प्लस वोट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इलेक्शन हुआ सभी लोगों को 20% मिलता है, आपको 21 मिला तो आप 21% के साथ में आप विनर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जाओगे। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया गया है। इजराइल के अंदर बेसिकली हम बात करें, नीदरलैंड के अंदर में जो बात करें, वहाँ पे हमको पता लगता है कि उनके द्वारा प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है स्टूडेंट्स, हमने इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर रिजर्वेशन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी आज़ादी से पहले हमारी सोसाइटी के अंदर में कुछ ऐसे जो कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, उनको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। आप देखिए कि पावर के अंदर रिप्रेजेंटेशन तो मिलना तो दूर, उनको टेम्पल्स के अंदर में एंट्री नहीं दी गई, प्रॉपर वे में डिग्निफाइड उनको लाइफ नहीं जीने के लिए दिया गया। तो इस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई उन कम्युनिटीज़ को जिनका यहाँ पे जो प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहाँ हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है, और ये रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा कि ये रिजर्वेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी है। ये रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। वहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रिजर्वेशन है, सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है कि वो सीट रिजर्व हैं, उस सीट से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो ही वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं, सभी लोग वहाँ पे वोट देंगे। अगर ओपन कैटेगरी की सीट है तो वहाँ पे भी वो लोग बेसिकली इलेक्शन के लिए तो कंडक्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन के लिए तो कंटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वहाँ पे उनका जो जीतने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने ये सब अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर ये सब आपने देखा होगा कि काफ़ी कम चांस होते हैं इस तरीके के ओपन सीट पे उनके जो जीतने के होते हैं। तो रिजर्वेशन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको दिया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कौन सी सीट्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आर्टिकल 324 के थ्रू एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का काम है यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्री वे में जो हम बात करें कि जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराना फ्री और फेयर वे में, किसी भी पार्टी को यहाँ पे फेवर नहीं करना है। ये बेसिकली मेन पर्पज़ है इलेक्शन कमीशन का। थर्ड बात अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट हमको यहाँ देखने को मिलती है स्टूडेंट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कंटेस्ट। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राइट टू कंटेस्ट और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे ही कमेंसमेंट हुआ, जैसे ही यहाँ पे इनेक्टमेंट हुआ, सभी लोगों को ये दे दी गई। राइट टू कंटेस्ट है, आप कहीं पे भी जाके चुनाव लड़ सकते हो, थ्रू आउट द कंट्री आप चुनाव लड़ सकते हो।
सेकेंड इम्पोर्टेंट बात यह है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्या है कि जो एक उम्र होती है जो यहाँ पे डिसाइड कर दी गई, इस एज के जो सभी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नाम होता है और वो जो भी प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिलता है इलेक्शन सिस्टम के अंदर में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की यहाँ पे सक्सेस स्टोरी की, आप देखिए एक सफरेज मूवमेंट हुआ था वर्ल्ड के अंदर में 1912 के समय में। बेसिकली वो मूवमेंट क्या था, सफरेगेट मूवमेंट बेसिकली अबाउट द कि वुमेन्स को वोटिंग राइट देने के लिए था। वो बेसिकली वुमेन्स के द्वारा डिमांड की गई कि हमको भी वोटिंग राइट होना चाहिए, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेट कंट्री, कि हमारा भी सेम ही यहाँ पे योगदान है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं, ऐसी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही वहाँ पे उनकी आज़ादी होती है, आज़ादी होने के बाद में भी जैसे वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हुई, वहाँ पे सभी वुमेन्स को वहाँ पे जो राइट है, वोटिंग का जो राइट है वो नहीं दिया गया। वुमेन्स को वोटिंग का जो राइट है वो नहीं दिया गया। वहाँ सभी ऐसे बहुत सारी कंट्री, जैसे आप देखिए कि 20वीं सेंचुरी के समय में बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूके, यूएसए, ये सब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको पावर दिया गया। अब देखिए कि दूसरी तरफ है इंडिया। हमारे यहाँ पे जैसे ही देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट या कमेंसमेंट हुआ, उसके बाद से हमारे यहाँ पे जो सभी महिलाओं को, चाहे वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं या कहीं से भी हैं, उन सभी को यहाँ पे वोटिंग का जो अधिकार है वो इंडिया के अंदर में दिया गया। तो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर में यहाँ पे मोर लिबरल डेमोक्रेसी थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनकी जो थिंकिंग है वो कितनी लिबरल थी स्टूडेंट्स, कितनी लिबरल थी कि उन्होंने बेसिकली सभी लोगों को वोटिंग का जो अधिकार है वो दिया है। प्रेजेंट समय में हम वोटिंग के अधिकार की बात करें तो 18 ईयर्स की जो एज है वो वोटिंग का अधिकार है। ये पहले 21 हुआ करती थी, बट गवर्नमेंट के द्वारा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू इसको 21 साल से रिड्यूस करके 18 ईयर इसको कर दिया गया कि 18 साल की उम्र में आप यहाँ पे वोट है वो दे सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे चेंज हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको 18 ईयर किया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको आर्टिकल 324 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इसके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, दो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसकी भी जो जर्नी है वो काफ़ी डिफरेंट रही है। पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बाद में इसको 3 मेंबर किया गया, फिर बाद में जब वोटिंग की एज को जब रिड्यूस किया गया 21 साल से उसको 18 साल किया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वहाँ पे वो जब वर्कलोड इंक्रीज हुआ तो इसको मल्टी मेंबर किया गया, 3 मेंबर किया गया, फिर बाद में दोबारा इसको सिंगल मेंबर कर दिया गया, और फिर बाद में अगर हम बात करें 93-94 के समय में इसको फिर से यहाँ पे मल्टी मेंबर बॉडी क्रिएट कर दिया गया कि एक यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो भी यहाँ पे अधिकार लिया जाता है, जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं मेजॉरिटी के थ्रू। आपको मेजॉरिटी के थ्रू यहाँ पे डिसीजन देखने को मिलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी स्पेशल वीटो पावर नहीं है, कोई भी वीटो पावर नहीं है। यहाँ पे जो स्पेशल पावर की अगर हम बात करें, अगर इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है, अगर इन दोनों को रिमूव करना है तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे ली जाती है और यहाँ पे रिकमेंड करता है कि इन दोनों को आप रिमूव कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डिफरेंट है। इसके अलावा रीजनल कमिश्नर जो होते हैं उनको भी जब रिमूव और अपॉइंट किया जाएगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक बार कंसल्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इनको अपॉइंट है वो यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उनके द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है।
यहाँ पे इनको अच्छा टेन्योर दिया गया है, इनको रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको सर्विस ऑफ टेन्योर जो है, सर्विस का जो टेन्योर है वो काफ़ी सही है, जिसकी वजह से ये अपना जो वर्क है काफ़ी ऑटोनोमस वे में कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी बातें हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, ये सब आप हमारा अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन का एक चैप्टर हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, हमारा लक्ष्मीकांत जो बुक है उससे रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन का जो चैप्टर था, तो उसकी सभी बातों को जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि क्या क्या इनको स्पेशल पावर हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है या नहीं है, क्या इलेक्शन कमिश्नर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, टर्म कितना है, 65 और 6 ईयर तक ये मैक्सिमम यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, जो एज लिमिट है। तो इन सभी बातों के बारे में जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड A to Z बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन सब के बारे में हमारे लक्ष्मीकांत के चैप्टर के अंदर हमने इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो चैप्टर है वहाँ पे इनको काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो आप वहाँ पे जाके इन सबको देख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे जो सिक्योर टेन्योर होने के अलावा और भी यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो काम हैं फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराने के लिए किए जाते हैं। तो उन सब की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा बहुत सारे इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये हम बात करें कि बहुत सारे इलेक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमारे यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, कि हर 5 साल के बाद में, 5 साल मीन्स वो हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए कि कंट्री के अंदर जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराने के लिए फीजिएबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक्सटेंड हो जाए। आपको देखने को मिलता है कि आप देखिए कि जब 2019 के इलेक्शन हो रहे थे हमारे जनरल इलेक्शन, तो उस समय में जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर उस समय में स्टेट हुआ करता था स्टूडेंट्स। तो जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो आपको पता है कि जहाँ प्रेसिडेंट रूल मोर देन द 1 ईयर होता है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो फीजिएबल नहीं है अभी इलेक्शन कराने के लिए, तो यहाँ पे अभी जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं करा सकते, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक्सटेंड हो जाता है। इसी तरीके से हो सकता है कि कंट्री के अंदर भी कभी इन्वायरमेंट सही ना हो तो एक्सटेंड हो सकता है इलेक्शन ना कंडक्ट होने के लिए। सेकंड इम्पोर्टेंट बात, समय से पहले भी इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं जनरल इलेक्शन, क्योंकि समय से पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट है उसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया जाए कि आप वो जो हमारी लोकसभा है उसको डिजोल्व कर दीजिए, उसको यहाँ पे भंग करना कहते हैं, लोकसभा को आप भंग कर दीजिए। तो ये तो पहले इलेक्शन हो गए। दूसरे आपको देखने को मिलते हैं कि हर स्टेट के अंदर में जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट के अंदर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो MLA के इलेक्शन होते हैं जिसको स्टेट का इलेक्शन बोला जाता है, तो उन सबको भी यहाँ पे कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं, जो लोकल लेवल में जैसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनके इलेक्शन कंडक्ट कराना बेसिकली यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया, सो उसके थ्रू जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस समय वहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन कंडक्ट कराना। इसके अलावा आप देखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराना, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराना, तो ये सब जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो यहाँ पे इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन आता है। अब सबसे पहली बात की व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन। स्टूडेंट्स, जब भी हमारा सेंसस कंडक्ट होता है, आप देखिए कि सेंसस हमारा रिसेंटली जैसे कंडक्ट होने वाला था, हर 10 साल में हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या होती है ना उसको गिना जाता है कि कितने लोग इंक्रीज हुए हैं, कितने लोग डिक्रीज हुए हैं। तो जो सेंसस कंडक्ट होता है उसके हर 10 साल बाद में, आफ्टर द एवरी सेंसस, यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। देखो, संख्या इंक्रीज हुई है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ सीट है वो इंक्रीज करनी हो, नंबर ऑफ़ सीट है उनको यहाँ पे चेंज करना हो, क्योंकि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो हमारे पीपल हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इलेक्शन कमीशन की भी एक यहाँ पे जिम्मेदारी है।
तो इसके लिए हर सेंसस के बाद में यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 के थ्रू यहाँ डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है और सीट्स बताता है चेंज करनी है या अरेंज करना है किस तरीके से। तो अभी तक 3 बार तो कंटिन्यू हुआ हूँ हमारे यहाँ पे, 1952, 61, 71, वो समय तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उसके बाद में हमको एक 2002 के समय देखने को मिलता है कि डीलिमिटेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। डीलिमिटेशन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं स्टूडेंट्स। बाइंडिंग किस तरीके से होती हैं कि उसके द्वारा कुछ भी रिकमेंड किया गया कि इतनी सीट क्रिएट कर दी जाए तो वो बाइंडिंग होगी, गवर्नमेंट के ऊपर में उनको मानना ही होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 82 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट होती है। स्टूडेंट्स, डीलिमिटेशन कमीशन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ उससे रिलेटेड भी अभी न्यूज़ के अंदर में था। तो आप डीलिमिटेशन कमीशन को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक है उसके अंदर में रीड कर लेना या गूगल कर लेना इसके बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशंस के द्वारा जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम है उसको रीअरेंज किया जाता है। तो उनको रीअरेंज करने का काम भी यहाँ इलेक्शन कमीशन का ही है। प्रॉपर वे में हर बार इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के लिए जो वोटिंग लिस्ट होती है जिसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, तो इलेक्टोरल रोल है उसको हर समय उसको प्रिपेयर करना। इलेक्शन से पहले कोई लोगों की डेथ हो गई है तो उनका नाम रिमूव करना है लिस्ट से। हो सकता है कुछ ऐसे वोटर हों जो वोट ना डालते हों, बहुत सारे सालों से दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर गए हों, तो उनके वोट्स को रिमूव करना, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन को यहाँ पे शेड्यूल करना, उनका जो शेड्यूल है वो बताना कि अब इस डेट को नॉमिनेशन आप जो लेटर नॉमिनेशन जो फॉर्म है उसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जो आपका लोकल एरिया में जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसको। तो ये सब जो इलेक्शन शेड्यूल से रिलेटेड जो बातें हैं वो सब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आता है कि यहाँ पे ड्यूरिंग इलेक्शन जितने भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा यहाँ पे पैसा नहीं बांटा जा सकता कि यहाँ पे सभी लोगों को पैसा दे दिया, सभी लोगों को पैसा दे के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अगर पैसा, आपको पता है कि इस तरीके की जो बातें होती हैं वो इलेक्शंस के अंदर में प्रेजेंट समय में हो रही हैं, तो उन सबको रोकने के लिए यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लगाया जाता है। व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? ये सभी पार्टीज के द्वारा फॉलो किया जाता है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज ना हो। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। आप देखें कि किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे कोई भी बड़ी स्कीम है उसको अनाउंस नहीं कर सकती अगर वहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल का टाइम आ गया है तो, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग चुका है। हो सकता है कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नई स्कीम है उसको इम्पोज किया जाता है, कुछ लगाया जाता है। जैसे लास्ट ईयर जब इलेक्शन गुजरात के अंदर हुए थे तो वहाँ फ्लड की वजह से या रेनफॉल की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा बजट दिया गया था, तो उसकी वजह से बहुत सारी अपोजिशन पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए थे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती हैं, लोग कुछ मनी का कुछ अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि इतने पैसे से ज़्यादा आप लोग पैसा लेके मीन्स द ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रैंडम चेकिंग की जाती हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमको देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशंस की कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय समय पे बहुत सारे यहाँ पे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस की जाती हैं कि किस तरीके से रिफॉर्म लाया, नया कोई सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम इतना अच्छे से वर्क करता है कि हमारे यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर के जो होते हैं, इनको हमारे जो नाइबर कंट्री हैं जैसे नेपाल है, नेपाल के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इनको इनवाइट किया जाता है, क्योंकि हमारे जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन है उसकी एक सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर ही एक इलेक्शन कमिश्नर हुए थे टी.एन. सेसान जैसे जो मैन ऑफ द इंटीग्रिटी जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पावर के ऊपर रहे हैं और उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको यहाँ पे उनके कैरियर हैं वो ख़राब किए थे। तो टी.एन. सेसान की जो यहाँ सक्सेस स्टोरी है, जो इलेक्शन कमीशन की हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म किए जाते हैं। इसमें एक देखिए कि सी विजिल नाम से एक ऐप है,
सी विजिल क्या है? सी विजिल के द्वारा यहाँ सिटीजन्स के द्वारा यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट है उसको फाइल की जा सकती है। सिटीजन्स के द्वारा सिटीजन सेंट्रिक ऐप है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि कोई भी पर्सन जिसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक जो इलेक्शन के अंदर वोटिंग बढ़ाने से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा एक स्वीप नाम का प्रोग्राम है, वो भी आपको रेगुलर वे में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके वहाँ पे इलेक्शन आएंगे तो स्वीप नाम का प्रोग्राम है वो वहाँ पे रेगुलर वे में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये वोटर्स को अवेयर करने से रिलेटेड है, वोटिंग का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो, लोग वोटिंग के बारे में जानें, वोट देने के लिए निकलें। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज अगर हम बात करें 3/4 जो 75% है उसके आसपास भी नहीं था, उससे कम था। तो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो एजुकेशन क्राइटेरिया इन सब को देखते हुए आप देखिए अर्बन एरियाज़ के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो एजुकेशन होने के बाद में भी क्या काम जब वो लोग वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो इसके द्वारा आपको यहाँ पे और भी वोटिंग के काफ़ी प्रोसीजर हैं। जैसे आप देखिएगा एनआरआई के जो वोटर हैं, प्रॉक्सी वोटर सिस्टम उनका हुआ करता था, उसके अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा जो चेंज किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंटली जो आधार कार्ड है उसको लिंक किया गया है वोटर जो रोल है उसके साथ में, आपका जो वोटर आईडी है उसके साथ में। तो ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा काफ़ी सारे जो रिफॉर्म है वो किए जाते हैं कि इलेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे रिफॉर्म किया जा सके। स्वीप है, सी विजिल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो इलेक्शन सिस्टम के द्वारा बताए जाते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दिया हुआ है इन सब के जो टॉपिक्स के बारे में, तो ये सब हम उसी तरीके से देख रहे हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स ये सब इस चैप्टर में था। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको मार्जिन के ऊपर आप कहीं ना कहीं लिख लेना बुक के, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे किताब के तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि मार्जिन के ऊपर कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको स्पेस मिले ज़रूर लिखिए। और तो स्टूडेंट्स हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।